हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ये बस क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक वो बिजनेस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, ठीक है। या कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे हम लोग बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में रुकावट पैदा करती है, ठीक है। तो इस कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हाउ द बिजनेस हैज टू बी रन, कैसे एक बिजनेस को रन करना है, कैसे मैनेज करना है किसी भी चीज़ को, या किसी लेबर को या एम्प्लॉय को या वर्कफोर्स को कैसे काम करवाना है, वही क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो इस प्रिंसिपल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि बस हमारे इंडिया में या छत्तीसगढ़ या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, ठीक है। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री, हर एक पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एप्लीकेबल होता है। सेकंड है जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। ये जो है जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि बिजनेस को कैसे आपको अपलिफ्ट करना है, ग्रो करना है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता बेटा, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि वो लचीला, ठीक है। जैसे रबड़ होता है, रबड़ क्या होता है, कहीं भी हम लोग बेंड कर सकते हैं, वैसे ही कभी भी अगर हम लोग को जरूरत पड़ती है तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने कंपनी के अकॉर्डिंग या किसी भी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज करवाना ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन एम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को आप किसी भी पॉजिटिव पॉइंट में डाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, सिग्निफिकेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, किसी में भी। अगला इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि आप बहुत सही ढंग से किसी चीज़ को रूल कर पा रहे हो। अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एज अ बॉस में अगर बात करूं तो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने जो भी लेबर या वर्कफोर्स है उनको काम ढंग से करवा सकते हैं, अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दायरे में अगर आप काम कर रहे हो तो। अगला है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जगह अपन लिख सकते हैं साइंटिफिक डिसीजन, मतलब एक तरह से कोई भी डिसीजन लेंगे हम लोग तो एज अ रूल ऑफ थंब या तुक्का मार के नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उस चीज़ के ऊपर लॉजिक रहेगा। कुछ भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है बिजनेस में तो उसके ऊपर लॉजिक रहेगा, देन ओनली वो क्या होगा, बिजनेस सक्सेसफुल होगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो मेजर जो ऑथर्स हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। पहला है हेनरी फ्यूल, दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्यूल 1841 में उनका जन्म हुआ था और उनका डेथ 1925 में हुआ था। वही एफ.डब्ल्यू. टेलर 1856 में हुआ था उनका जन्म और 1915 में उनका डेथ हो गया था। दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरीज है, मतलब लगभग उसी टाइम पीरियड के दौरान दोनों ने अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, ठीक है। हेनरी फ्यूल को जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। हेनरी फ्यूल को क्या बोला जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके बारे में, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये बस क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, इस दायरे में ये इन्होंने कितना प्रिंसिपल दिया है, हेनरी फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिया है। ये प्रिंसिपल को अगर आप एनी हाउ अपने बिजनेस या मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट 100% सक्सेसफुल रहेगा। पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, काम का बंटवारा कर देना। द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स। अपने काम को क्या कर देना, बांट देना अलग अलग काबिलियत के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग के लिए अलग से काम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वेब डिज़ाइनिंग का काम है या टीचिंग का काम है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्या रहेगा, वर्क को अलॉट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, वही इंसान वही काम को बार बार करके उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। अगला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला तो काम एलोकेट मतलब पहले तो क्या कर दिए, काम को डिवाइड कर लिए, उसके बाद प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पावर भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक है,
बैंक में कैश क्लर्क्स, जो क्लर्क्स होते हैं, जो कैश काउंटर संभालते हैं, अगर उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ना दिया जाए, पावर ना दिया जाए, जिससे वो क्या कर सके, अपने कैश को, डिमांड ड्राफ्ट को या जो भी चेक है उनको संभाल पाएँ, तो क्या वो कभी उसको हैंड ओवर कर पाएंगे या कभी भी उसको उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे? नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा और अथॉरिटी, पावर होना चाहिए उनके पास, ताकि वो काम को अच्छे ढंग से कर पाएँ। अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, किसी भी बिजनेस में प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, मैनेजमेंट आपका सही ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हेनरी फ्यूल ने यह बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सुपीरियर है, वो हमको कोई कमांड दे रहा है, तो एक ही कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 10 सुपीरियर हैं और 10 सुपीरियर सब अलग अलग कमांड दे रहे हैं, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक। अगला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब काम को किस ढंग से करना है, काम को किस ढंग से करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये इसमें भी यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी। अगर हर कोई आपको बोले कि इस काम को इस ढंग से करो, इस ढंग से करो, अलग अलग ढंग बता दे, आपको अलग अलग मेथड्स बता दे, तो एम्प्लॉय क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम लोग को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। ये हेनरी फ्यूल ने दिया है प्रिंसिपल। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, वो कुछ ऑर्डर लिया और उस ऑर्डर के कारण पूरे फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लेट से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो बस उस पर्सन को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पूरे जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑल ओवर जो भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं उन सब के बीच में वो प्रॉफिट क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पर्सन के कारण अगर प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो उसी पर्सन को ही वो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, नहीं, हर किसी को। इसलिए तो बोला गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के हम लोग को जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। जनरल इंटरेस्ट मतलब आम हर लोगों की भलाई के बारे में। अगला है रेम्युनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ये बोलते हैं कि जो पर्सन जितना काम करेगा उस पर्सन को उस हिसाब से वेजेस या रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन मतलब सीधा बोल सकते हैं अपन वेजेस, पैसा, ठीक है, जो पर्सन जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है लेकिन फिर भी एम्प्लॉय को 8 घंटे से ज़्यादा काम दिया जा रहा है या काम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा बोनस पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, या ओवर टाइम के लिए पैसा मिलना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। अगर ओवर टाइम नहीं मिलेगा तो क्या कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होकर अगला काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन जहां आता है वहां पर एक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आता है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 नंबर के लिए पूछा जाता है कि क्या फर्क है सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। अगर पावर कुछ फ्यू हैंड्स के पास रहता है, पावर किसी फ्यू हैंड्स के पास रहता है, कुछ लोगों के पास रहता है ताकि वो बिजनेस को कंट्रोल कर सके, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और अगर पावर बांट दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एम्प्लॉइज को कि आपके पास ये पावर है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। पूरा 100% सेंट्रलाइजेशन भी मैनेजमेंट के लिए हानिकारक है और डिसेंट्रलाइजेशन अगर 100% हो गया तो भी खतरनाक है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन भी कुछ परसेंट मौजूद होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी कुछ परसेंट मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगला स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या समझते हो? अगर मैं यहाँ आपको डायग्राम बताऊं तो इसी से आप समझ जाओगे। ये मान के चलो A B C D E है, ठीक। A का सबऑर्डिनेट कौन है? B का सबऑर्डिनेट D। अगर वैसे ही मैं अब साइड की बात करूं, D का सुपीरियर B का सुपीरियर A के नीचे जो नीचे अपने से नीचे लेवल में काम करते हैं उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट। और जो उनके ऊपर लेवल में काम करते हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर। तो इस प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने यह बोला है कि कभी भी इंफॉर्मेशन हो या ऑर्डर हो, प्रॉपर एक चेन में होना चाहिए, ठीक है। A B को इन्फॉर्मेशन देगा, B D को इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा, ठीक है। कभी भी D A के पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर D A से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है या ये D से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, B को क्या फील होगा? एलिनेटेड फील होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, वो ढंग से काम ना करे या कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। इसलिए हम लोग को क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल में प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बताया है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? किसी भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी काम को एक प्रॉपर एक ऑर्डर में करना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर एक ऑर्डर में। अगर काम ढंग से ऑर्डर में नहीं हो रहा है तो क्या होगा? क्या बिजनेस मैनेजमेंट ढंग से काम करेगा? नहीं। हर एक कोई भी काम क्या कर रहा है, कोई पहले सेल्स कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एक प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद उसके लिए मार्केटिंग फिर सेल्स होगा। क्लियर है?
अगला इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब क्या होता है, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर एक किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी वर्कर्स क्यों ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को ये फील ना हो कि वो एलिमिनेट हो रहा है या वो अपने ग्रुप से निकल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फुल बस ये बताना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ को बस इतना भरोसा दिला दीजिए कि वो आपके फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसका जॉब आपके फर्म में सिक्योर है, या आप उसको ये भरोसा दिला दीजिए कि उसका जॉब स्टेबल है आपकी कंपनी में, तभी वो क्या करेगा, मोटिवेटेड होकर काम करेगा। अगर मोटिवेटेड होकर काम करेगा तो बहुत अच्छे से काम होगा। अगला इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब न्यू आइडियाज़। अगर आप कुछ फ्रीडम देते हो अपने एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल अगर आप बॉस हो, अगर आप कुछ फ्रीडम देते हो तो क्या हो सकता है, कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपको एम्प्लॉयज़ के द्वारा बताया जा सकता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। अगला एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बस इसमें एक चीज़ समझिए, आई के बदले क्या होता है, वी होता है, आई के बदले वी होता है। हम आई को फोकस नहीं करते, हम वी को फोकस करते हैं, WEV। आई मतलब एक इगोइस्टिक नेचर हो जाता है, वी मतलब एक क्या होता है, हम सब साथ हैं करके। एक लीडरशिप हमेशा आई नहीं देखता है, वी देखता है। क्लियर है, वो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचता है, सबके बारे में साथ सोचता है, सबका ग्रोथ सोचता है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फुल के अंदर ये बोला गया है एस्पिरिट डी कॉर्प्स में कि हमको आई को छोड़ के वी को फोकस करना चाहिए, ठीक है। एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के पूरे जनरल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये रहा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फुल। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FW टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। अभी आपको ये 14 प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं, इसमें आपको हर एक चीज़ याद रहना चाहिए, हर एक प्रिंसिपल, ये चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो या आप किसी भी बिजनेस को आप ओन करते हो या बिजनेस को चलाते हो, अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, थैंक यू।